सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, आज दूसरा डिस्कशन लेकर मैं आपकी सेवा में आ चुका हूं। कैसे हैं आप लोग? और आप जानते हैं कि एस्टेट का भी कहानी स्टार्ट हो चुका है और उधर एनटीपीसी का भी डेट आ चुका है। तो ये जो हमारा टेस्ट है या जो हमारा डिस्कशन है, ये तमाम एग्जामिनेशन के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। छोटे, मॉडरेट और अच्छे हर लेवल का क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? कुछ स्टेटमेंट है इसमें। ट्रू स्टेटमेंट क्या है? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार शांत होता है। सबसे पहली बात, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 होगा या ओनली 5 होगा या 2 and 5 बोथ। इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन सवाल है, क्या दुनिया के सभी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, 1/5 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, 1/2 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, लेकिन 1/7 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए यह कहना कि दुनिया की सभी रेशनल नंबर, सभी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, यह गलत है। कुछ परिमेय संख्या ऐसे हैं जिनके दशमलव प्रसार शांत होंगे और कुछ परिमेय संख्या ऐसे हैं जिनके दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ ऐसे भी परिमेय संख्या हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होंगे और कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इस कंडीशन में यह कहना कि सारे के सारे रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार शांत होगा, ये बेईमानी हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है, क्या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है? अब ये भी आपने देखा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो सिर्फ ये कह देना कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, फिर से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है? अपरिमेय संख्या का दशमलव, ध्यान देना, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अब ये देखिए यहां पर क्या लिख दिया है, समझने की कोशिश करना। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ये मेरे दोस्त लिखा है टर्मिनेटिंग। एक मिनट, अब थोड़ा सा मेरे दोस्त यहां पर देखो, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये भी तो वही है ना कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत, ये कैसे होगा? अब ये देखिए, जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, 1.414 डॉट 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 कभी खत्म होता है। जब ये कभी खत्म नहीं होगा तो हम इसे कैसे शांत कह सकते हैं, या कैसे हम किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत बोल सकते हैं? शांत का मतलब क्या होता है? दशमलव के बाद रुक जाना, लेकिन डेसिमल के बाद कहाँ रुका? इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो ये क्या है, ये तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आओ कैलकुलेशन करते हैं। ये x की पावर क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a और प्लस में 2b हो जाएगा। फिर यहां पर हमारा x है, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2b और प्लस में 2c हो जाएगा। फिर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2c और प्लस 2a हो जाएगा। और अब डिनोमिनेटर में आइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x की पावर a प्लस b प्लस c, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये देखिए होल टू दी पावर कितना है? 4 है। अब यहां से क्या होगा? बेस इक्वल है तो गुना में पावर ऐड हो जाएगा। आप जैसे ही ऐड करेंगे तो 2a और 2a यानी 4a 4b और 4c हो जाएगा।
और वही चीज डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा, 4a प्लस 4b और प्लस 4c। अब सेम चीज में सेम चीज कट जाएंगे तो आंसर कितने हो जाएंगे, 1। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट 1 हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग का आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब इस पर आइए, ये क्या है, धातु के एक बेलनाकार पाइप का वॉल्यूम है 748 सेमी क्यूब, इसकी लंबाई 14 सेमी है, बाह्य त्रिज्या यानी एक्सटर्नल रेडियस हमारा 9 सेमी है, इसका थिकनेस हमसे मांगा है। अब ये देखो, हमारे पास मेरे दोस्त ये रहा एक सिलेंडर, ये सिलेंडर है, लेकिन यहां पर क्या है ना, होलोब सिलेंडर है, यहां पर खोखला बेलन है, ठीक है। अब इस खोखले बेलन का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉरी लेंथ दिया हुआ है 14 सेमी, ठीक है, और इसका एक्सटर्नल रेडियस यानी कि बड़ी आर, अब देखिए इसका बड़ी आर कितना दिया हुआ है, तो बड़ी आर हमारा 9 सेमी है। जब तक हमें छोटी आर ना मिल जाए, मान लीजिए छोटी आर नहीं मिलता है, तब तक हम इसका थिकनेस कैसे निकाल सकते हैं, थिकनेस क्या हो जाएगा, बड़ी आर में से छोटी आर आपको घटाना होगा, यही आपकी थिकनेस हो जाएगी, है ना। अब देखो इस खोखले बेलन का वॉल्यूम दिया हुआ है, खोखले बेलन का वॉल्यूम होता क्या है, 748, यही तो होता है। अब ये देखिए पाई का मान 22/7, ठीक है। बड़ी आर का मान 9 है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर, और ये देखिए इंटू एच कितना है 14, और ये हमारा 748। अब यहां देखना ये क्या होगा, 14 से तो कटने वाला है नहीं, तो ऐसा करो यहां से काटो, यहां से काट दिए, 7 दूनी 14, और ये देखिए 22 तिया 66 और 22 चौको 88, 2 से काट देंगे हो जाएगा 17। तो फाइनली क्या होगा, आर स्क्वायर को इधर ले आओ, 17 आके घटेगा, तो 11 में से 7 गया तो कितना 4, 7 में से गया तो 6, यानी आर का मान हो जाएगा 8। और जब आर का मान 8 हो जाएगा तो थिकनेस क्या हो जाएगा, बड़ी आर 9 है, छोटी आर 8 है, तो थिकनेस हो जाएगा 1 सेमी। 1 सेमी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया भाई, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए अब इस क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा और विचार करें, आगे बढ़े, इस क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ए का मान 45 है, तो कोण बी का मान क्या होगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये पैरेललोग्राम के खानदान का ही चतुर्भुज हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अब पैरेललोग्राम के खानदान का क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा है, पैरेललोग्राम खुद है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये 4 क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसके अलावे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इतना तो श्योर है कि ये पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। और यदि ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब क्या मैंने कहा, समझ में आया, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो पैरेललोग्राम ही होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। और आप देख लीजिए कि पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड पैरेलल होता है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के एंगल। तो ये दोनों आपस में कितना, तो जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी अगर ये ए है और ये अगर बी है तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा कितना, तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा 180, ठीक है। अब देख लीजिए ना, ये मेरा ए है, बी है, सी है और डी है, 2 एंगल दिया हुआ है, ए का मान दिया है, बी का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए ना, ए का मान 45 दिया है, बी का मान पूछ रहा है, तो बात वही तो है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, तो ये दोनों मिलके 180 हो जाएंगे। ए प्लस 45 बराबर 180, अगर ये 45 है
ये 135 हो जाएगा। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहां पर काम किया है, ठीक है। आप मेरे दोस्त देखो, ये जो हमारा क्लास है ना, ये तो सारे एग्जामिनेशन के लिए क्लास है, लेकिन अगर आप कहते हो कि उसके लिए बिल्कुल अलग से नाम देकर आप कराइए, तो फिर उसके लिए अलग से नाम देकर हमें कराना होगा, है ना। बाकी ये क्लास तमाम एग्जामिनेशन के लिए है, सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब इसको देखो, दो बहुपद, एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, एक ये है, दोनों x माइनस 2 से विभाजित हो रहा है। अब ये देखिए, x माइनस 2 से जब इन दोनों में भाग दिया गया तो समान रिमाइंडर आता है, तो जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर करिए और यहां से x का मान निकाल लीजिए। आपने x का मान निकाल लिया, ठीक है। एक इक्वेशन आपका क्या है, ये देखिए, ax³ और ये हमारा 3x² और -13, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x³ माइनस 5x और प्लस a, ठीक है। हमें क्या बोला है, इनसे x माइनस 2 से इसमें भी भाग दीजिए, इसमें भी भाग दीजिए, समान रिमाइंडर आएगा। तो क्या करें, तो x का मान आप x माइनस 2 बराबर 0, यानी x का मान 2, तो x का मान 2 आप इधर भी डाल दे, इधर भी डाल दे। देखो, भाग देने का मतलब क्या होता है, अगर किसी बहुपद से किसी दूसरे बहुपद में भाग देना है, तो जिससे भाग देना उसको 0 के बराबर करो, x का मान निकालो, और उसी वेरिएबल का मान आप जैसे ही पुट करोगे ना, तो डिवीजन हो गया, और इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं, डिवीजन हो गया, और जो आपको दिख रहा है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो आओ x का मान 2 पुट करें, ये हमारा 8a हो जाएगा, 4 तिया ये 12 हो जाएगा, माइनस का 13, यहां पर 2, x का मान 2 है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 5 और x का मान 2 और प्लस में ये कितना, a, ठीक है। अब आप कर दीजिए इसको बराबर, क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू पुट की, डिवीजन हो गया, अब जो दिख रहा है वो रिमाइंडर है। यहां भी आपने वैल्यू पुट किया, जो दिख रहा है वो आपका रिमाइंडर है, कह दिया रिमाइंडर बराबर है, बराबर कर दो, ठीक है। 8a में a के आके घटेगा तो 7a हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, 16, 16 में 10 गया तो 6, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, a का मान फिर से 1 हो जाएगा, यानी a का मान यहां 1 हो जाएगा। आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 20 सेमी लंबे लोहे के पाइप की बाहरी व्यास इतना है, यदि पाइप की मोटाई 1 सेमी हो तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात, फिर से सिलेंडर के जैसा एक पाइप है जिसमें बाहरी और आंतरिक व्यास, त्रिज्या, ये सब की बात की गई है, ठीक है, बात की गई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेंथ देखिए कितना है, 20 सेमी है, तो इसका लेंथ 20 सेमी हो गया, ओके। बाहरी व्यास है 25, बाहरी व्यास का मतलब हो गया कैपिटल डी हमारा 25 है, तो आर कितना होगा, ये हो जाएगा 12.5, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 12.5, और आर हो गया 12.5, ठीक है। अब छोटी आर कितना है, तो थिकनेस हमारा 1 सेमी है, थिकनेस का मतलब आप समझ रहे हैं, ये है थिकनेस, और ये थिकनेस आपका 1 सेमी है। छोटी आर क्या होगा, तो थिकनेस हम कैसे फाइंड करते हैं, बड़ी आर में से छोटी आर घटाते हैं तो थिकनेस आता है। अब बड़ी आर हमारे पास 12.5 है, छोटी आर नहीं मालूम, बराबर 1, तो छोटी आर यहाँ से हमारा 11.5 हो जाएगा। तो यहाँ से छोटी आर, बड़ी आर और लेंथ, लेंथ बोले तो क्या, हाइट, सब मालूम है। हमें चाहिए क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ना, इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो पहले एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, बाहरी वक्र पृष्ठ, तो बाहरी वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, ये हो गया बाहरी वक्र पृष्ठ, ठीक है, बाहरी वक्र पृष्ठ, ओके। तो बाहरी वक्र पृष्ठ हो गया। अब आंतरिक वक्र पृष्ठ, तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2π छोटी r h, h तो सेम ही रहेगा, और प्लस इसके बाद क्या, ये वाली बेस और ये वाली बेस। अगर आप इस बेस को देखो ना, ये आपको कंसेंट्रिक सर्कल के जैसा दिखेगा, तो कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया होता है पाई बड़ी आर माइनस छोटी आर, संकेंद्रीय वृत्त का एरिया, ठीक है। और वैसा ही इधर भी होगा, तो सीधे डबल कर दो, 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो सकता है, सबसे पहले इसमें 2πh कॉमन आएगा, तो बड़ी आर प्लस छोटी आर हो जाएगा, और यहां हमारा 2π
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब 2 पाई आप यहां से कॉमन कर लीजिए, एच 2 पाई सिर्फ कॉमन कीजिए ना, 2 पाई आर प्लस आर भी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, 2 पाई भी कॉमन कर लिए, आर प्लस आर भी कॉमन कर लिए, तो आर प्लस आर क्या होगा, तो 12 11 23 23 और 1 24, आर प्लस आर हो जाएगा 24। ठीक है, यहां से क्या रहेगा एच, तो एच का मान है 20 प्लस 2 पाई आर प्लस आर कॉमन कर चुके हैं तो आर माइनस आर, 12.5 में 11.5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब आप इसको काट लीजिए, 7 या 21 हो जाएगा, और यहां से कितना, तो ये 44 और ये 72, 4 दूनी 8, 11 का मल्टीपल आपको एक ही जगह पर दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, आप 7 पर आ जाइए। अब 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 48 का मतलब 16 3 48 यानी कि 4√3 हो जाएगा, प्लस 32 16 दूनी 32 यानी 4√2 हो गया डिनोमिनेटर में। 27 का मतलब है 9 3 27 3√3 हो जाएगा, और 18 का मतलब 9 दूनी 18 यानी 3√2 हो जाएगा। ऊपर में आप 4 कॉमन कर लीजिए, e√3 प्लस √2, और बाई इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो √3 और प्लस में √2। अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये इससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कोई दम नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ एरिया इतना है, पारस्व पृष्ठ एरिया इतना है, इसके बेस का एरिया क्या होगा। अब सबसे पहले क्या है, आपको थोड़ा सा क्यूबॉइड का आइडिया होना चाहिए, आपको थोड़ा सा क्यूबॉइड का आइडिया होना चाहिए, क्यूबॉइड के बारे में आपको समझना है। देखिए, आपको थोड़ा सा क्यूबॉइड के बारे में समझना है। ठीक है, ये देखो, ये रहा क्यूबॉइड। अब इसमें ये आपका L है, ये आपका B है, और ये क्या है, ये आपका H। ठीक है, अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस LH और प्लस BH। ये कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40। कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B और इंटू H। ये कितना है, 26। हमें चाहिए बेस का एरिया, तो देखो बेस एरिया, तो बेस में क्या है, अगर बेस को ध्यान से देखा जाए तो L इंटू बी है, तो हमारा जो बेस एरिया हो जाएगा, तो बेस में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, तो ये हमारा L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्या हम यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं जो यहाँ पर दिख रहा है, हाँ एक जगह पर तो ऐसा दिख रहा है, क्या मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 इंटू एल भी हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2LH हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2BH हो जाएगा, बराबर 40। मैंने ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा और H कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा L और यहाँ से बचेगा B, बराबर 40। अब आप देख सकते हो 2LB और प्लस इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 26, आप 26 रख सकते हो, बराबर 40 हो जाएगा। 26 जा घटेगा 14, 2 से कटेगा 7, यानी L इंटू बी कितना होगा, 7। तो L इंटू बी 7 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, ये देखिए क्या है, एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है, तो बताइए वो कोण कौन सा होगा। अब देखो, अगर एक कोण हम थीटा मानते हैं, अगर एक एंगल को हम थीटा मानते हैं, तो उसका पूरक कोण क्या होगा, तो उसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। एक कोण को अगर आप थीटा मानते हैं तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कोई कोण अपने पूरक कोण के 5 गुने के बराबर है, तो यहां से आपका थीटा हो गया, ये 450 है और माइनस 5 थीटा, 5 थीटा इधर आएगा 6 थीटा हो जाएगा,
ये 450 है, थीटा का मान क्या होगा, तो 7 छक्के 42 और बचेगा 3, 7 6 पंचे 30 यानी 75। थीटा का मान 75 आएगा। 75 आप में से जिनका आ रहा होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए ये हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब देखो प्रमाण की आवश्यकता किसे होती है, डेफिनेशन तो डेफिनेशन है ना। एक्सियम कहते हैं उसे जो स्वयं सिद्ध सत्य होता है, जो अपने आप में सत्य होता है वो एक्सियम है। लेकिन ये जो थ्योरम है ना, एक्सियम के हेल्प से ही हम इसे प्रूफ करते हैं। यानी अगर किसी को प्रमाण की आवश्यकता होती है तो थ्योरम को प्रमाण की आवश्यकता होती है। एक्सियम अपने आप में स्वयं सिद्ध सत्य होता है। ठीक है, अब इसको देखिए ये क्या है। अब यहां पर हमें कह रहा है कि पी ओ आर और आर ओ क्यू, देखिए पी ओ आर और आर ओ क्यू ये दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 5:7। अनुपात की राशि x मान लेती 5x हो जाएगा, इस 7x हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, तो मेरे दोस्त अगर ये मेरा 7x है तो ये भी 7x हो जाएगा, ये 5x है तो ये भी मेरा 5x हो जाएगा। आमने सामने के कोण इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। POS का बात कर रहा है ये, तो POS निकालना कितना आसान है, देखो ना पॉइंट पर 360 का एंगल बनेगा तो 10 और 14 24x जो होगा वो 360 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 15। हमें चाहिए POS 7x का मान चाहिए, 7 × 15 हो जाएगा 105। बहुत आसान है, आपने इसको किया होगा, कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आ रहा होगा। आज क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया है क्या। ध्यान से देखो, किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण के अर्धक परस्पर O पर मिलते हैं तो इन अर्धकों के द्वारा O पर बनाए गए कोण क्या होगा। अब देख लो भाई, सबसे पहले हम यहां पर क्या कहा गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, एक 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल जो होगा वो न्यून कोण होगा। एक अगर 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल हमारा न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये दोनों का बाइसेक्टर एक दूसरे से O पर जाकर मिलता है। ठीक है, अब इसी का हमें मान मांगा है। आपको ये पता होना चाहिए किसी त्रिभुज में बेस एंगल का बाइसेक्टर जहां जाके मिलेगा, ठीक है, ये वाली जो एंगल होगी वो 90 डिग्री और प्लस शीर्ष कोण का आधा 90/2 यानी 135। इस क्वेश्चन का आंसर भी 135 होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। ठीक है भाई, ये हमारा 12 नंबर सवाल है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन पर आइए, देखिए ये क्या है। कह रहे समीकरण y बराबर -1 और y बराबर 3 के आलेख के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या है ना, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अंदाज होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। देखो पहले x एक्सिस, ये x का पॉजिटिव है, ये x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है। ठीक है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0। ठीक है, अब आप सोचो ना, अब ध्यान से सोचना मेरे दोस्त, अगर y बराबर 0 हमारा x एक्सिस है, अगर y बराबर 0 हमारा x एक्सिस है तो इसके पैरेलल ऊपर से खींचो चाहे नीचे से खींचो y बराबर समथिंग ही होगा। हाँ जी, तो y बराबर -1, तो y बराबर -1 यहां से नीचे से गुजरेगा, ये हमारा हो गया y बराबर -1, यानी x एक्सिस से एक यूनिट डिस्टेंस नीचे से गुजरेगा, तो ये वो लाइन है जो आप y बराबर -1 कह सकते हैं। अब y बराबर 0 हमारा x एक्सिस है, तो y बराबर कुछ भी होगा तो x के ही पैरेलल होगा। अब यहां देखो y बराबर कितना है मेरे दोस्त 3। अब y बराबर जो 3 है ना, वो किसके पैरेलल है, वो भी हमारे x के ही पैरेलल है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन से गुजरेगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 3। y बराबर 3 कहने का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों आलेख, अब देखिए ना, एक हमारा जो ग्राफ है y बराबर -1, ये हमारा y बराबर 3 है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यही हमसे मांगा है, ये 1 है ये 3 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल था। अब देखिए यहां क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC हो, BC को आगे बढ़ाने से ACD जो बना वो 100 है, तो ट्रायंगल के अंतःकोण A का मान क्या होगा। अब देख लीजिए यहां पर, ये हमारे पास एक, मेरे दोस्त, एक ट्रायंगल है, ये ABC अपने पास एक ट्रायंगल है जिसमें कहा गया है कि AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, इसने कहा BC को थोड़ा आगे बढ़ाइए, BC को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया। अब BC को आगे बढ़ाने के बाद कहां तक बढ़ाया उसको, BC को आपने D तक बढ़ाया, इस प्रकार कि ACD जो एंगल है ये हमारे पास 100 हो जाए। ठीक है, पहली बात तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो तो सामने का एंगल भी इक्वल होगा। अब यहाँ रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनेंगे, जिसमें यहाँ 100 है तो यहाँ 80 हो जाएगा। अब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, इसके सामने ये 80 तो इसके सामने ये भी 80 हो जाएगा। यानी 80 80 160, तो कंफर्म ये हमारा 20 हो जाएगा। एंगल ए का मान 20 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर ए आप सब ने लगभग बनाया होगा। ठीक है, ये था हमारा 14। अब चलते हैं 15 की ओर। देखिए ये क्या है, एक सेमी रेडियस वाले एक सॉलिड स्फेयर, 1 सेमी रेडियस वाला एक सॉलिड स्फेयर को 100 सेमी लंबी तार में खींचा जाता है, तो तार की त्रिज्या क्या हो जाएगा। रेडियस पूछा गया है हमें तार का। ये देखिए ये हमारा स्फेयर है और इस स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है 1 सेमी। इसे क्या किया गया, मार हथौड़ी के द्वारा मेरे दोस्त एकदम पतली सी तार बनाया गया, और ऐसी पतली तार बनाया गया जिसकी लंबाई है 100 सेमी। बस हमसे पूछा गया है इस तार का रेडियस क्या होगा, यानी आर का मान क्या होगा। अब देखो, अगर इससे ये बनाया गया एक 3D फिगर को दूसरे 3D फिगर में कन्वर्ट किया गया है, तो दोनों का वेट इक्वल होगा, यानी कि वॉल्यूम इक्वल होगा। जब इसका वॉल्यूम देखने जाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम देखने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है, ये अपने पास 100 है। ठीक है, अब यहां से देखो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो गया 400, इस बार आके क्या हो जाएगा 300, या फिर 3 × 100 लिख लो, ये हो जाएंगे हमारा आर स्क्वायर। स्क्वायर ट्रांसफर करोगे ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, और 3 का रूट 3 का मान हो जाएगा 1.732। यही हमारे आर का वैल्यू हो गया। आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे ये लगभग आपको 0.11 सेमी दिखेगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करना होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि बिना कैलकुलेशन का आप निकल जाओगे, कहीं कहीं पर तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना पड़ता है तो वहां पर हमें करना ही चाहिए। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन नॉर्मल थोड़ी ना होंगे, कुछ तो होंगे ही जहां पर कैलकुलेशन करना हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, सेक अल्फा 5/4 है, इसका वैल्यू हमसे मांगा गया। अब देखो सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर निकालने जाएंगे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, हमें ये पता है कि अगर 10 का वैल्यू लूं तो 10 अपना p/p होता है। p कितना है जी, p है अपना 3 और b कितना है 4। यही 3/4 यहाँ पुट करना है। तो आप जैसे यहां पर पुट करोगे 1 - 3/4 और नीचे 1 + 3/4 कितना हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1/4, और यहाँ हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7/4। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1/7, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। सारे लोग बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ जाओ।
एक समांतर श्रेणी का छठा पद 12 है, आठवीं पद 22 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? अब देखो ना, सिक्स्थ टर्म को क्या लिखते हैं? a+5d। कितना दिया हुआ है? 12। यहां आठवीं टर्म है, एट्थ टर्म को क्या लिखेंगे? a+7d, और ये अपना 22 दिया हुआ है। आप इसे सॉल्व करके ad फाइंड आउट करो। जैसे ही आपने इसे सॉल्व किया, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 7d में 5d जाएगा तो 2d रहेगा, 22 में 12 जाएंगे 10। यहां से d का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब d की वैल्यू 5 यही यहां पर पुट कर लें तो a प्लस ये 5 और इंटू ये क्या हो गया? छठा टर्म आपका 22 है, और मेरे दोस्त ये 6 टर्म a+5d। ओके, 2d का मान 10 है तो d का मान 5 हो जाएगा। चलो d का मान यही 5 पुट करते हैं। अब d का मान जैसे यहाँ पर 5 पुट आपने की यहाँ पर, तो ये कितने हो जाएंगे? कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ पर पुट करेंगे ना d का मान 5, 25 हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गया? -13। तो आप अगर यहाँ a की मान -13 रखोगे और यहाँ पर 25 तो 12 तो आ ही जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए मुझे? सेकेंड टर्म। आपको पता है सेकेंड टर्म a+d होता है। a कितना हो जाएगा? -13 और d हो जाएंगे 5। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट -8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको देखो, क्या कर सकते हैं आप? वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अगर आप वैल्यू पुट नहीं करना चाहते, नॉर्मल एलसीएम से भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने एलसीएम लिया, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ये वाली चीज एज इट इज आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ये साइन थीटा का यहां मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी साइन थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएंगे। यहाँ प्लस का साइन है और साइन इंटू साइन, ये अपना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, तो ये अपना 1 हो गया, और माइनस साइन इंटू कॉसेक ये भी तो 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में साइन है। अब बताओ ना, 1 - 1 तो 0, और 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 19 नंबर, 7 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग, 7 मीटर हाइट के एक बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और उसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। केबल टावर की हाइट क्या होगा? अब देखो ना, यहां पर बिल्डिंग एक छोटा सा फिगर है, यहां पर बिल्डिंग क्या है? एक छोटा सा फिगर है, और ये है आपका केबल टावर, ये रहा केबल टावर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि ये अर्थ है। ओके, क्या कहा? एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाइट का है, इसके टॉप से एक ऑब्जर्वर क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है? पहले यहां से टावर के टॉप को देखा, तो एक टॉप को जाएगी और एक बेस के पैरेलल जाएगा, एक बेस के पैरेलल जाएगा, और यहां पर कितने डिग्री के एंगल बन जाएंगे? तो ये एंगल बनेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब इसी ऑब्जर्वर ने यहां से इसके बॉटम को ऑब्जर्व किया, तो एक किरण इसके बॉटम को जाएगा और एक अर्थ के पैरेलल जाएगा। ठीक है, इसी के बीच बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45। ये अपना 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब ये बताओ, दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी मेरा 45 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आप ऑपरेशन करो। देखो क्या ऑपरेशन करना है? 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा और बेस हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 45 के लिए परपेंडिकुलर भी 1 हो जाएगा और बेस भी 1 हो जाएगा। जानते हो यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है कि नीचे में रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टीज है कि आमने सामने का साइड इक्वल होगा। तो देखो इस रेक्टेंगल के लिए आमने सामने का साइड बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ये सेल्फ बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा अपोजिट साइड से। ठीक है, तो क्या कहोगे? सर ये √3 है, ये हमारा 1 है, यानी पूरा का पूरा हाइट हो जाएगा √3 + 1।
अब देख लो ना, जब एक रेशियो की वैल्यू 7 मीटर है, अब एक रेशियो की वैल्यू 7 मीटर है तो इतने रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 7 इंटू रूट 3 प्लस 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो ये क्या है, एक सर्कल है सी जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट खींचा गया पी ए और पी बी। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट के बीच 80 डिग्री का एंगल है, तो बताओ पी ओ ए का मान क्या होगा। अब ये देखो, एक ये रहा सर्कल, ठीक है, कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। अब यहां से यहां से आपने इस पर टेंजेंट खींचा, अब देखो यहां टें स्पर्श किया, यहां भी स्पर्श किया, ये दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल। ठीक है, ये रहा आपका सेंटर, सेंटर है ओ। ओके, अब मुझे ये बताओ रेडियस टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहां भी देख लो, रेडियस टेंजेंट पर क्या होगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, यहां कितने डिग्री का एंगल है, तो ये मेरा 80 डिग्री का एंगल है, तो बताओ ये वाली एंगल क्या हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोण मिलकर 360 होते हैं। तो जब ये 90 90 180 हो चुका है, ये दोनों मिलकर 180 होगा, जिसमें ये मेरा 80 है, तो ये एनी हाउ हमारा 100 डिग्री होगा। लेकिन अभी काम नहीं चला। कहोगे क्या सर, ये हमारा 100 हो गया, चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मांगा क्या, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये मेरा A है और ये मेरा B है। ठीक है, तो क्या PAB, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या चाहिए, PAO चाहिए, POA, POA। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये वाली एंगल भी बाइसेक्ट होती है। ठीक है, तो बाइसेक्ट होती है तो जो 100 है वो क्या हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा। वेरी सिंपल हो गया, 50 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप में से जिनका 50 आया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये सेक ऑफ एंगल 5A इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ एंगल A माइनस 36। अब यहाँ सेक ऑफ एंगल 5A और यहाँ कॉसेक ऑफ एंगल A माइनस 36 दोनों बराबर है, तो आपको एक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ये जो सेक ऑफ एंगल 5A है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 5A, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा ही हो जाएगा, बराबर। इधर पहले से क्या है, इधर पहले से कॉसेक A माइनस 36 है, A माइनस 36। ठीक है, अब क्या देख रहे हो, अब दोनों तरफ रेशियो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, तो 90 माइनस 5A बिल्कुल इक्वल होगा A माइनस 36 के। अब देखो 5A इस पार आएगा तो 6A हो जाएगा, और ये 36 इधर आएगा तो 126 हो जाएगा। A का वैल्यू क्या है, 21। तो A की वैल्यू हमसे पूछा गया, 21 आंसर आ गया। आप में से जिनका 21 आया होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है, आओ जरा 22 की ओर बढ़ो। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप कहोगे सर ये क्या कैलकुलेटिव है, मजा आएगा अब इसको करने में। मेरे दोस्त सबसे पहले माध्यिका निकालने का है, मीडियन फाइंड करने, और मीडियन फाइंड करना इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, कहोगे क्यों, इस केस में मीडियन का आप फॉर्मूला जानते हो, L प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ और इंटू एच। L प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच, ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें दो चीज दिया हुआ है। एक दिया हुआ है हमारा वो जो मध्यमान है ना, क्या बोलते हैं मध्यमान को, तो मेरे दोस्त मध्यमान, एक मिनट,
जिसे आप क्लास मार्क कहते हो, वर्ग चिन्ह। और मध्यमान क्या है? 115, 125, 135, 145, 155, ठीक है, 165, ये हमारा 175, 185 और 195। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले यहां पर क्लास इंटरवल निकालना होगा। एक फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? तो फ्रीक्वेंसी हमारा है 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22। ओ, एक मिनट, यहां से लिखना होगा ना फ्रीक्वेंसी, यहां से। तो फ्रीक्वेंसी 6 है, 25 है, 48 है, 72 है, 116 है, 60 है, 38 है, 22 है और 3। सबसे पहले आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। कॉम्युलेटिव निकाल लो। 6 है तो 6, 6 और 25 31, 31 और 48 कितना हो जाएगा? 79, 79 और 72, 9 2 11, 14 1 15। इसमें 116 जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 20। इसमें 60 जोड़ देंगे, 6 और 1 7, ये 6 और ये 2, ये हो गया हमारा 7, 26 और 6 हो जाएगा 32। इसमें जोड़ेंगे 38, 8 7 15, अब 35 और 1 36। इसमें जोड़ देंगे 22, ये 2 होगा, ये हमारा 38 हो जाएगा। 3 जोड़ देंगे, 385 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला काम मेरे दोस्त यहां पर क्या है? हमें क्लास इंटरवल निकालना होगा। अब क्लास इंटरवल कैसे आएगा उसको देखो। सबसे पहले आप ये देखना, ये जो मध्यमान है ना, वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं, लगातार 2 वर्ग चिन्ह, ठीक है, लगातार लगातार क्लास मार्क का जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, एक्चुअल में ये होता है लेंथ ऑफ क्लास, वर्ग आमाप, वर्ग की लंबाई। लगातार वर्ग चिन्ह का जो, 2 वर्ग चिन्ह का जो अंतर होता है, वही आपका क्लास का लेंथ होता है। कि कितना लेंथ का क्लास होगा, तो क्लास का लेंथ आपका 10 हो गया। ठीक है। अब देखो, एक और चीज हम आपको यहीं पर दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। पेपर में छोटा सा बात भी पूछ लेता है। U माइनस एल, ये होता है H, ठीक है। और ये देखिए, U प्लस एल बाई 2, यही होता है मध्यमान, जिसको आप वर्ग चिन्ह कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं, क्लास मार्क। यहां से अगर आप U प्लस एल बराबर 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्ग चिन्ह। आप इसी को यहां पर रख सकते हैं, U प्लस एल बराबर 2 वर्ग चिन्ह। ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहां पर, उसको पहले देखो। तो मेरे दोस्त, ये एल से एल हमारा चला गया, एकदम ध्यान से, एल से एल हमारा चला गया, ये हमारा 2U हो गया बराबर यहां पर, तो यहां हमारा हो जाएगा 2 वर्ग चिन्ह, 2 वर्ग चिन्ह। ठीक है। देखिए, U प्लस एल बराबर 2 वर्ग चिन्ह, और यहाँ U माइनस एल बराबर H है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होगा, U प्लस U हमारा 2U हो जाएगा, L से L चला गया, 2 वर्ग चिन्ह और प्लस कितना, प्लस हमारा H हो जाएगा।
अब यहां से अगर u निकालने जाएंगे तो 2 से इधर भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा वर्ग चिन्ह और प्लस h/2, यानी 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज यहां पर अगर हम घटा देते तो u से u कट जाता, तो हो जाता 2l बराबर यहां पर हमारा 2 वर्ग चिन्ह और माइनस h। ठीक है, तो यहां से l बराबर क्या निकल जाता, वर्ग चिन्ह और माइनस h/2, वर्ग चिन्ह और माइनस h/2। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा l और यहां पर हमारा निकल गया u। तो किसी भी क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह में h का आधा घटा देंगे तो l निकलेगा और h का आधा जोड़ देंगे तो u निकलेगा। अब इसी कंसेप्ट का हम यहां पालन करेंगे। अब आप देखिए, यही है आपका वर्ग चिन्ह, ये आपका वर्ग चिन्ह है। ठीक है, और ये आपका h है। तो वर्ग चिन्ह जो है ना, उसमें h का आधा आप घटा दीजिए, तो देखिए h आपका आया है 10 और h का आधा निकालेंगे तो हो जाएगा 5। तो क्या करना है आपको, वर्ग चिन्ह में से h/2 घटाइएगा तो l आएगा। तो पहला क्लास का वर्ग चिन्ह है 115, 115 वर्ग चिन्ह है। अब इसमें से आप अगर h/2 घटाते हैं तो 115 में 5 घटाएंगे 110 हो जाएगा। अब इसी में अगर h/2 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसमें से 5 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। मतलब वर्ग चिन्ह में वर्ग चिन्ह में h/2 अब घटाएंगे तो l आएगा, h/2 जोड़ेंगे तो u आएगा। ठीक है, अब 135 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो 130 आएगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। अब 145 में एकदम ध्यान से देखना, 5 घटा देंगे तो 140 और 5 जोड़ देंगे 150, यहाँ 150 ये 160, 160 ये 170, 170 175 सॉरी 180। अब क्या, अब बार बार करना जरूरी है, 10 के रेंज में जा रहा है, जाने दीजिए। तो यहाँ 180 हो जाएगा। अब 180 से 190 हो जाएगा और 190 से ये हमारे पास 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको क्या करना है फाइनल, ये पहले समझिए। तो मेरे दोस्त यहां पर फाइनली अब आपको n/2 निकालना है, n/2, n 385 है, n/2 करेंगे तो हो जाएगा 19 दूनी 38, यानी कि 2 दूनी 4, 192। ये जो 192 n/2 आया है ना, इसको कहां ढूंढना है, n/2 को ढूंढना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखो 192.5, 192.5 कहीं पर है, नहीं है तो इससे जस्ट बड़ा, 192 से जस्ट बड़ा कौन है, 267। इसका मतलब हो गया कि यही हमारा माध्यिका वर्ग हो गया, माध्यिका वर्ग, यही मेरा माध्यिका वर्ग हो गया। अब देखिए, जैसे हमको माध्यिका वर्ग पता चला तो आपको ये पता होना चाहिए, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी c होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी f होता है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट हमारा l होता है। ठीक है, चलो अब बैठा दो यहाँ पर। तो लोअर लिमिट आपका कितना हो गया, 150 और प्लस n/2 है 192.5 और माइनस c। तो देखिए मीडियन क्लास के ठीक पहले वाली क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी c होता है, ये 151 हो जाएगा बाई f। अब देखो फ्रीक्वेंसी कितना है, 116 और इंटू h, तो h तो पहले ही जान चुके हैं 10 है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। ऐसे भी मेरे दोस्त आपको थोड़ा समझना चाहिए, अगर मीडियन क्लास मेरा ये है 150 से 160, तो मेरा मीडियन 150 से 160 के बीच में ही होगा, और 150 से 160 के बीच में एक ही इन्फॉर्मेशन है 153.8। आप कैलकुलेट करके देखिए, आपको यही चीज दिखेगा, यही चीज आपको दिखेगा। क्या हो गया, कहीं प्रॉब्लम हो गया क्या, ओ कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ है, आंसर तो यही आना है, कैलकुलेट कहीं पर प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। ओ यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 8 7 15 5 1 6 और ये 3 हो गया, 8 ये 7 6 2 8, यहाँ पर ये 7 होना है, 7 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 390, यानी यहाँ पर आएंगे 390/2।
19 दूनी 38, 5 दूनी 10, यानी 195। 150 प्लस 195 और माइनस सी 151 अपॉन एफ 116 और इंटू 10। अब सॉल्व करेंगे 153.8 ही आएगा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमारा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। कोई बात नहीं है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इसे भी करना होगा। मतलब बोवा टाइप का क्वेश्चन भी आपको करना है और कैलकुलेटिव भी आपको करना है। हर तरीके का क्वेश्चन आपको लेकर चलना है। ठीक है, बढ़ो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये क्या है, एक अर्धवृत्ताकार चांदा की परिधि इतना है तो चांदा का व्यास क्या होगा। अब मेरे दोस्त सबसे पहले तो आपको यह समझना है, अर्धवृत्त तो यही होता है ना, है? अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, इसकी परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। आप लोग बना के आंसर दीजिए, आप लोग बना के आंसर दीजिए और देखिए आपका क्या आंसर आता है। देखो दोस्त, पहले तो बात समझो, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने है, ये सेमी सर्कल अर्धवृत्ताकार चांद, मेरे दोस्त देखो, अर्धवृत्त दो तरह का होता है। एक अर्धवृत्त वो होता है जो इस टाइप का होता है, और एक अर्धवृत्त वो होता है जिसमें ये डायमीटर नहीं होते हैं। तो आज जो अर्धवृत्ताकार चांदा की बात किया है वो मेरे दोस्त यही है, यही है। ठीक है, इसकी जो परिधि होता है वो पाई आर प्लस 2r, डायमीटर के कारण यहां से यहां ये होता है पाई आर और यहां से यहां होता है 2r, पाई आर प्लस 2r मिलकर के ये हो गया इसका परिधि। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ पाई आर होगा क्योंकि उसमें डायमीटर इंक्लूड नहीं होता है। तो लीजिए, यही आपका जो पाई आर है वो दिया हुआ है 66, 22/66 है, आर का मान हो जाएगा 21। अगर आपको डी निकालना है तो 2r हो जाएगा, 2 गुने 21, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा 42। तो 42 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मेरे दोस्त कभी कभी चांद नहीं देखते हो, इस टाइप का चांद होता है ना, इस टाइप का कभी कभी चांद देखा होगा, जब पूरी तरह से ढका होता है, थोड़ा सा निकला हुआ होता है, अर्धवृत्त की जैसा चांद, ये वो चांद है ना। जब भी अर्धवृत्ताकार चांदा की बात करेगा तो वही होगा।
ठीक है ना। अब देखो इस पर आ जाओ, ये क्या है, 0.2, 1 और 1, -2 x, y से इक्वी डिस्टेंट है, तो x + 3y का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले एक पॉइंट हमारा x, y है, ठीक है। इससे एक पॉइंट हमारा 2, 1 है और एक पॉइंट हमारा मेरे दोस्त 1, 2 है, और ये हो गया हमारा एक पॉइंट। हमसे ये कह दिया गया है कि इस पॉइंट से ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना ही यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल कर लीजिए। अगर मैं इसको P कहूँ, इसको मैं A कहूँ और इसको मैं B कहूँ, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा AP और बराबर BP, AP और बराबर BP, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर। अब ये x - 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर और प्लस y - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y - 2 का स्क्वायर। अब आप इसे कैलकुलेट करिए, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां देख लीजिए a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से भी हो जाएगा a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। -4x 2x आएगा तो -2x रह जाएगा, -2y उधर जाके +4y होगा तो 2y हो जाएगा। अब देख लो यहाँ 4 1 5 और 4 1 5 कैंसिल आउट हो गया, बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। फाइनली अगर यहाँ पर हम देखने चले जाएं तो क्या हो सकता है मेरे दोस्त, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। कहाँ पर गड़बड़ हो गया, अच्छा ये -2 था, -2 होने के कारण ये हो जाता +2 है, ये हो जाता +4y आ जाएगा इस बार, ठीक है। काहेला 4x में 2x आके -4x + 2x, तो माइनस का 2x हो जाएगा, इधर 4y है 2y जाके उधर 6y हो जाएगा, यानी x बराबर -x बराबर 3y लिखिए, चाहे x बराबर -3y लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यही x - 3y आप देख लो ना, मेरे तो इसी का अनुमान मांगा है, ठीक है। तो आप यहां से देख लो, ये हो जाएगा x - x और बराबर में 3y हो जाएगा, x को उस पार ले जाओ, x + 3y, इधर कुछ भी नहीं तो 0, लो इसी का मान मांगा है 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबका आंसर 0 आया होगा, जिनका 0 आया होगा करेक्ट रहा होगा। ये था हमारा 24 नंबर सवाल। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। क्या है ये क्वेश्चन, इसको देखिए। ठीक है, हमें कह रहे कि k का वह निम्नतम मान, धनात्मक मान क्या होगा, k का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए ये समीकरण के मूल वास्तविक हैं, जिनके लिए इनका रूट वास्तविक है, ठीक है, जिनके लिए इनका रूट वास्तविक है। बताइए, अब तब तो आप यही कहेंगे ना कि सर दो बात है, अगर आप ये कह रहे हैं रूट्स या द रूट्स आर रियल, रियल कब होता है, रियल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तभी रूट रियल होगा। ओके, दोनों कंडीशन में रूट रियल होता है। तो डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, तो यहाँ बी का मान कितना है, तो बी हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, 4ac ए के जगह पर कितना है 1 है और सी के जगह पर कितना है 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। अब स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो इस पर हमारे पास क्या दिखेगा +-4, +-4, लेकिन हमें मांगा क्या है, हमें न्यूनतम चाहिए लेकिन पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसका मतलब k का न्यूनतम और पॉजिटिव वैल्यू 4 ही होगा, 4 ही होगा, यानी k का मान मेरे दोस्त -4 या 4, तो निगेटिव तो लेना नहीं है तो 4 लेंगे। तो अब आप सोच लीजिए,
जब पॉजिटिव लेंगे k ग्रेटर देन 4 या इक्वल्स टू 4 तो क्या कहेंगे कि k का मान या तो 4 होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, यानी कम से कम 4 जरूर होगा। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कम से कम 4 होगा। ठीक है दोस्त, चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पर आ जाइए, इसको देखिए ये क्या है। ABCP 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश हैं। AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर फिगर तो रहना चाहिए था, हैं? फिगर है ही नहीं। अब कौन सा पार्ट शेडेड है ये तो पता नहीं है, हैं? कौन सा पार्ट शेडेड है ये कहाँ पता है। अब ये देखिए फिगर होना चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो हमारे पास ये है एक चतुर्थांश, ये है एक चतुर्थांश, इसका रेडियस कितना है 14 से। क्या बोल दिया ये A B C और P, यही है आपका क्वार्टर सर्कल। अब आपसे ये कह दिया है कि AC को डायमीटर मान करके, AC को डायमीटर मान करके आप एक अर्धवृत्त खींचिए। चलिए मैंने अर्धवृत्त खींच दिया, ठीक है। शेडेड जोन का एरिया, तो मेरे दोस्त यही आपका शेडेड जोन होना चाहिए, यही शेडेड जोन होना चाहिए, ठीक है। अब क्या, कैसे हम इस शेडेड जोन का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये आपका 14 है तो ये भी आपका 14 हो जाएगा रेडियस के कारण। 14 तो ये हमारा 14√2 हो जाएगा। कैसे, अरे जब लंब आधार बराबर होना 1 होता है, 1 का मान 14 तो √2 का मान 14√2, ठीक। अब इस शेडेड जोन का अगर मुझे एरिया चाहिए, क्या करना चाहिए हमको एक काम करना चाहिए मेरे दोस्त, इस त्रिभुज का एरिया और इस अर्धवृत्त का एरिया, ठीक है, इस त्रिभुज का एरिया और इस अर्धवृत्त का एरिया आपस में जोड़ देना चाहिए और उसमें से इसका एरिया घटा लेना चाहिए, तो आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कहा कि ट्रेंगल ABC और प्लस ये वाली अर्धवृत्त, ठीक है, और इसमें से ये त्रिभुज और ये अर्धवृत्त अगर आपने जोड़ दिया तो पूरा फिगर जुड़ गया। अब इसमें से आप इस क्वार्टर सर्कल को हटा दीजिए, है ना, चतुर्थांश को हटा दीजिए, चतुर्थांश को, बस अपने आप शेडेड जोन आ जाएगा, है। अब इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा 1/2, समकोण त्रिभुज है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इस अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा 1/2 पाई r², तो r क्या होगा, अगर व्यास हमारा मेरे दोस्त पाई व्यास हमारा अगर 14√2 है तो त्रिज्या क्या होगा 7√2 हो जाएगा, तो 7√2 और इंटू 7√2, ठीक। और माइनस चतुर्थांश का एरिया, अब इस चतुर्थांश का एरिया लेंगे तो रेडियस कितना काम करेगा 14, 1/4 पाई r², 14 और गुने 14, बस कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 98 प्लस यहाँ से √2 से √2 चला गया, 7 से 1 7 चला गया 154, माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 से मेरे दोस्त ही जाएगा, ये हमारे पास 7, फिर हो जाएगा 154 से 154 चला जाएगा 98, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, यहां पर फिगर रहना चाहिए था, नहीं है फिगर, मैंने फिगर बनाया लेकिन फिगर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 5 है और गुणोत्तर माध्य 4 है, बताइए वो संख्याएं क्या होगी। सबसे पहली बात, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ज्योमेट्रिक मीन, दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट,
और हार्मोनिक मीन ये क्या हो जाएगा, 2ab और बाई a प्लस बी, am gm और hm, ये हो गया am gm और hm, ठीक है, am gm और hm। ओके, अब am gm hm में आपस में कुछ रिलेशन होता है, ये देखिए। अब दो इक्वल चीज के लिए am जो होता है ना वो बराबर gm के और ये बराबर होता है hm के, ठीक है। लेकिन जब दो चीज आपस में बराबर नहीं होते तो am ग्रेटर देन gm और ग्रेटर देन hm। लेकिन जब पता ना चले कि दोनों बराबर है या नहीं है तो उस कंडीशन में am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm और gm ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। ओके, अब आप देखो, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 5 और गुणोत्तर माध्य 4 है, समांतर माध्य मतलब जोड़ के आधा करो, गुणोत्तर माध्य मतलब गुणा करके वर्गमूल निकाल दो। अब यहां देख लो, अगर जोड़ के आधा कर देंगे श्योर श्योर 5 हो जाएगा am, और am 5 हो गया हमारा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे 4, देखो बिल्कुल हमारा gm भी आ गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इतना सोचना ही क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। हाँ मेरे दोस्त, इस वीक में एक दिन डिले के कारण ऐसा हुआ है, कि बाकी नेक्स्ट वीक से ऐसा नहीं होगा, सेम डे होगा। अनीता ने 6 साल पहले शादी की है, अब उसकी आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी। बहुत आसान है। ओके, वो कैसे। अब देखिए, हमें यह कहा गया कि अनीता का जो प्रेजेंट एज है, अनीता का जो प्रेजेंट एज है वो शादी के समय के एज का 5/4 गुना है। अनीता का जो प्रेजेंट एज है वो शादी के समय के एज का 5/4 गुना है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, प्रेजेंट एज और शादी के टाइम के एज का आप रेशियो लीजिए, ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट एज और ये हो गया शादी के टाइम का एज। बताओ अनीता की शादी कितना पहले हुई, अनीता की शादी 1 पहले हुई, और यही जो 1 पहले हुई है ना, ये हमारा 6 साल है। और जब 1 का वैल्यू हमारा 6 साल हो जाएगा, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 साल। 5 का वैल्यू 30 साल, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10, तो उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर उसके पुत्र की आयु की बात करें तो अनीता के एज का 1/10, यानी कितना आप कह सकते हो, 3 इयर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3 इयर्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन का रिजल्ट 3x हो जाएगा। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन था। आइए अब इसको देखते हैं, ये क्या है। log 2 to the base 10 इतना मान दिया है। log 2 to the base 10 क्या वैल्यू है, 0.3010। log 10 to the base 2, log 10 to the base 2 का वैल्यू क्या होगा। एक बात बताऊं, आपने अगर log कभी पढ़ा होगा, log में आपने एक कंसेप्ट देखा होगा कि log a to the base b, ठीक है। log a to the base b बराबर क्या होता है, आप इसको log a और अपन log b लिखते हो, हैं। लेकिन अगर आप चाहो log a to the base b, अगर आप बेस को चेंज करना चाहोगे ना तो 1/log, जो बेस है वो मेन वैल्यू बन जाएगा और जो मेन वैल्यू है वो हमारा बेस बन जाएगा। तो ये पकड़ भी आप में होना चाहिए, ठीक है। तब देख लो ना, हमें यहाँ log 2 का मान मालूम था, यहाँ log 10 का मान 2 बेस पर मांग रहा है। तो क्या करें, इसको हम एक काम कर सकते हैं मेरे दोस्त, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1/log। अब जो हमारा बेस है ना वो मेन वैल्यू बन जाएगा, जो मेन वैल्यू है वो मेरा बेस बन जाएगा। अब आप देख लो 1/, log 2 to the base 10 इसी का मान दिया हुआ है 0.3010। अब देखो इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो जीरो को हटा दो। अब डेसिमल हटाओगे ऊपर 3 जीरो हो जाएगा, यानी हमारे पास 1000 और बटे 301। ये रिजल्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। एक अफसर के वेतन से 10% मकान किराया का भत्ता काट लिया जाता है, शेष का 20% खाने पर खर्च करता है, शेष का 20% टैक्स देता है, शेष का 10% कपड़ा खरीदता है। इसके बावजूद भी उसके पास 15,552 रुपए बचते हैं। उसका इनकम क्या होगा? ऐसा करो, इनकम को एक्स मान लो, ठीक है। अब आपने क्या किया, जितना इनकम था 10% आपने किराए पे खर्च किया, इसका मतलब आपके पास 90% रह गया। बिल्कुल। अब जो भी रह गया इसका 20% आपने खाने पर खर्च कर दिया, इसका मतलब बचा कितना? 80%, यानी कि 4/5। शेष का 20% टैक्स दिया है, तो शेष का 20% यानी कि 4/5। देखो भाई पहले समझो, जितना इनकम था 10% उसने खर्च की तो 90% बचा। अब जो भी बचा उसका 20% खर्च किया तो 80% बचा, और जो भी बचा उसका 20% फिर से खर्च किया तो फिर से 80% बचा। और अब तक जो बचा है उसका 10% उसने कपड़े पर खर्च कर दिया तो 90% बच गया। और यही जो फाइनली उसके पास बचा है 15,552। यहां से एक्स की वैल्यू आप निकाल लो कैलकुलेट करके आराम से, वेरी सिंपल आ जाएगा 30,000। आपने जिसने 30,000 लाया होगा बिल्कुल सही रहा होगा। मेरे दोस्त अब सारे क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, सारे के सारे क्लास होने लग जाएंगे, क्योंकि अमरजीत कुमार फिर से आपकी सेवा में आ गया है। और जैसे ही आपकी सेवा में रिटर्न हुआ है काफ़ी टाइम के बाद, तो सारा क्लास अपने टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। बस 1-2 दिन पहले डिस्कशन चलने दो, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अचानक से लोड बढ़ा देंगे फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। इसलिए अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 832 में बेचने से उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 448 में बेचने से नुकसान होता है। इस वस्तु को 50% की प्रॉफिट पर बेचने से क्या हमारा एसपी हो जाएगा? तो देखो, पहली बार आपने क्या किया, एक आर्टिकल को 2 बार सेल किया। एक बार आपने सेल की तो आपको लॉस हो गया, और एक बार आपने सेल की तो प्रॉफिट हो गया। देखो हमें लॉस कब हुआ है, जब 448 में हम सेल किए हैं तो लॉस हो गया, और 832 में सेल किए तो हमें प्रॉफिट हो गया। सबको पता है अगर आपने सीपी से कम में बेचा तो लॉस होगा, और सीपी से ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना लॉस हुआ है उतना ही प्रॉफिट हुआ है। मान लेते हैं एक रेशियो का लॉस हुआ होगा तो एक ही रेशियो का प्रॉफिट हुआ है। तब तो यहां से यहां का रेशियो में कितने का गैप है? 1 रेशियो प्लस 1 रेशियो, यानी हमारा हो जाएगा 2 रेशियो। अब रेशियो में 2 रेशियो का गैप है, और रुपीज में कितने का गैप है? 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा। यानी यहां से 1 रेशियो का मान 192। तो लीजिए ये 1 रेशियो जो है ना 192 हो गया। यानी आपने इतने में सेल की है तो 192 की लॉस हो गया। इसका मतलब आपका सीपी क्या रहा होगा? तो बिक्री मूल्य में आप इस लॉस को ऐड कर दीजिए। अब बिक्री मूल्य में जैसे ही लॉस को ऐड करेंगे, बिक्री मूल्य में जैसे ही लॉस को ऐड करेंगे, 8 2 कितने 10, 4 9 4 13, 1 14 हो जाएगा, और 4 1 5, 1 हो जाएगा 6। मतलब एसपी प्लस लॉस सीपी हो गया। इसका मतलब है सीपी हम जान गए 640। अब हम क्या चाहते हैं? अब हम इसको तीसरी बार बेचना चाहते हैं। तो 640 को अगर हम तीसरी बार बेचेंगे 50% की प्रॉफिट पर, तो 50% की प्रॉफिट का मतलब होता है 150%। 150% यानी 3/2 पर, तो हो जाएंगे 960। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा कितना होगा? 960। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो क्या जी, आप देखो ना, अगर 100% 640 है तो इसका 50% क्या होगा? 320 ही तो होगा। ऐड करेंगे तो 960 हो जाएगा। बनाने के अपने तरीके हैं, आप जैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा धीरे से ही चलने दीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा धीरे ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, और देखो ये क्या है। 2 बर्तन ए और बी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 और 2:3 है। हमें कह रहा है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिला दें कि जो नया मिश्रण बने उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए, यानी 1:1। तो देखो 2 बर्तन हैं ए और बी, मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले बर्तन में 5:3 है,
और दूसरे बर्तन में क्या है, 2:3 है। हमें ये कहा गया कि मैं इन दोनों को किस रेशियो में मिला दूं, किस रेशियो में मिला दूं जिससे कि जो हमारा थर्ड मिक्सचर बनेगा, थर्ड मिक्सचर, आधा दूध आधा पानी यानी कि 1:2। ये देखिए यहां पर ध्यान से देखना कितने का मिश्रण हो जाएगा जी। तो आप कहोगे सर ये तो हमारा 5-3-8 हो जाएगा। एक बात बताऊं, जब कभी भी मेरे दोस्त 2 रेशियो दे दिया जाए और उसको मिलाने के बाद क्या बनेगा वो भी दे दिया जाए, कैसे मिलाया गया अगर ये पूछे ना, तो आप बस एक काम करना, जो दिया हुआ है उसका वेट इक्वल कर लेना, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो 8 हो जाएगा, यहाँ पर वेट देखो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर वेट देखो 2 हो जाएगा। आपको बस ये वेट इक्वल कर लेना है। इक्वल वेट जैसे ही करेंगे 8, 5 और 2 का एलसीएम होगा 40। 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 40 बनाने के लिए यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किए ना तो यहाँ भी 20 से करना होगा, यहाँ भी 20 से करना होगा, यहाँ 8 से किए तो यहाँ भी 8 से करना होगा, यहाँ भी 8 से करना होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 5 से करना होगा, यहाँ भी 5 से करना होगा। अब क्या, तो अब इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो आप मिल्क से भी निकाल सकते हैं और मेरे दोस्त वाटर से भी निकाल सकते हैं। अगर आप मिल्क से निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले पहला में मिल्क है कितना, आपका 25, दूसरे में मिल्क है कितना, ये आपका 16, और तीसरे में मिल्क कितना है, ये आपका 20। ठीक है, तो पहला में 25, दूसरे में 16 और तीसरा में जिनको जिनको मिलाया उसको ऊपर रखना, मिलाने के बाद जो हुआ उसको बीच में रखना। तो इनका डिफरेंस ले लो 4 हो जाएंगे, इनका डिफरेंस ले लो 5 हो जाएंगे, यही रिजल्ट होगा। अगर आप वाटर के सारे निकालते हो, पहला में वाटर कितना है 15, दूसरे में वाटर कितना है 24 और तीसरे में वाटर कितना है 20। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5। अब देखो यहां से भी 4:5 ही आएगा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे 4:5, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, एबीसी एक काम को 1650 रुपए में करने का ठेका लेता है। ए बी ने टोटल काम का 7/11 कर दिया। अगर ए बी 11 में 7 कर दिया है तो सी के लिए तो 4 ही काम बचा होगा। हो गया, यहीं पर कहानी खत्म है। ए बी एक साथ कर रहा है और सी अलग कर रहा है, डायरेक्ट वर्क का रेशियो तो यहाँ पर आ ही रहा है। कहोगे वो कैसे, 7/11 अगर ए बी ने किया मतलब 11 में 7 ए बी ने कर दिया, इसका मतलब सी ने कितना किया 4। बाकी टाइम का कोई डिस्कस नहीं है, तो जिस रेशियो में काम करेंगे उसी रेशियो में मजदूरी मिलेगा। ए बी को ये मिलेगा, सी को ये मिलेगा। ठीक है ना, बताओ कुल मिला के कितना, तो 7×4=11। यही जो 11 मजदूरी है ना टोटल, एक्चुअल में 1650 है। एक रेशियो का मान 150 हो जाएगा। जब एक का मान 150 हो जाएगा, सी का पार्ट मांगा है 4 × 150 यानी कि 600। इस क्वेश्चन के रिजल्ट कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के रिजल्ट कितने 600 हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर थोड़ा फोकस करो। 4.20 रुपए प्रति केजी का कितना नमक 2.40 रुपए प्रति केजी के 25 केजी के साथ मिलाना चाहिए, जिससे कि मिश्रण को 4 रुपए प्रति केजी से बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, एलिगेशन में याद रखना, यहां सीपी तो यहां भी सीपी ही होता है। तो आपने इतना रुपए पर केजी, इतना रुपए पर केजी वाले को मिलाया है, लेकिन 4 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने बेच दिया है। ये आपका बिक्री मूल्य है, तो इसको सीपी में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। 4 रुपए में जब आपने बेचा, 4 रुपए पर केजी जब आपने बेचा तो 25% का लाभ हो गया। तो 4 रुपये प्रति केजी जो है वो 25% का लाभ हुआ है। तो 25% के लाभ का मतलब बिक्री मूल्य 125। आपको चाहिए सीपी, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब आप जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 और 25 4, 16/5 यानी होगा 3.2। 3.2। चलो भाई, अब यहां पर देखो, आपने किसको किसको मिलाया, किसको किसको,
4.20 रुपए पर केजी और 2.40 रुपए पर केजी। 4.20 रुपए पर केजी और 2.40 रुपए पर केजी, इन दोनों को यहां ध्यान देना, हमसे कहा कि इस रेट वाले कितने केजी को इस रेट वाले 25 केजी के साथ मिला दिया जाए ताकि मिश्रण का जो रेट हो वो हमारा 3.2 रुपीज पर केजी हो जाए। इस वेट वाले कितने केजी को इस वेट वाले 25 केजी के साथ मिला दिया जाए कि मिश्रण जो हो वो 3.2 रुपीज पर केजी हो जाए। कोई बात नहीं। अब आप अलग अलग सीपी कंबाइंड सीपी जान गए हैं, डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो इसमें से ये घटेगा, 12 में 8 गया तो 4, ये 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे डेसिमल हटाएंगे, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख लो कि ये जो 5 वेट है ना, ये रियल में वेट है कितना, 25 केजी। 5 की वैल्यू 25 तो 1 की वैल्यू 5 केजी, 1 की वैल्यू 5 केजी तो 4 की वैल्यू 20 केजी। ये 20 केजी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। 20 केजी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 4 डेज में कंप्लीट करेगा, बी उस वर्क को 6 डेज में करेगा और सी उस वर्क को 12 दिन में करेगा। एट फर्स्ट टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम 20। 4 दिन 12 हो जाएगा। 4 दिन में 12 तो 1 दिन में 3 वर्क होगा। 6 दिन में 12 तो 1 दिन में 2 काम हो जाएंगे। 12 दिन में 12 तो 1 दिन में 1 काम हो जाएंगे। हुआ क्या, ए ने स्टार्ट किया परंतु उसके 1 दिन के बाद छोड़ दिया, शेष काम बी सी ने किया। ये क्या बात हो गई भाई, ए ने स्टार्ट किया और केवल 1 ही दिन काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ ही दिया, बाकी सारा काम बी सी ने किया। तो 12 में से 3 काम कर दिया तो बच गया 9 जिसको बी सी ने किया। बी सी की इफिशियंसी 3 है तो 3 डेज लग जाएंगे। तो हमें यही कहा ना कि जो रेस्ट वर्क बचा ना वो बी सी कितने टाइम में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे। अगर ये पूछा होता टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश होगा तो 1 दिन और 3 दिन 4 दिन आंसर होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दो ट्रेन 342 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन एक दूसरे की ओर इतना और इतना किस स्पीड से चलना स्टार्ट कर रही है, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मिलने का जो टाइम होगा उसके लिए दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 342 किलोमीटर। और 2 स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट एक दूसरे की ओर आ रहे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे दोस्त ये ऐड होके काम करेगा 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा जी, तो 6, बिल्कुल 6 घंटे लग जाएंगे। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा 6 घंटे। ठीक है, आ जाओ इस पर, इसको देख लो। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में गाड़ी जा रही है। कितने टाइम के बाद गाड़ी उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। अब देखो ना, इस गाड़ी के खुद की लंबाई है 120 और इसके आगे 240 मीटर जाने के बाद यहां मेन है। ठीक है, अगर गाड़ी का इंजन न यहां पर है लेकिन जब तक पिछला डब्बा इस व्यक्ति को पार नहीं कर जाएगा तब तक पार किया हुआ माना जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस पार करना होगा, मतलब 360 मीटर की दूरी ट्रेवल करना होगा। और 2 स्पीड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो घटकर काम करेगा। 45 में से 9, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा। तो देखो कितना टाइम लगेगा, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 18 दूनी 36 हो जाएगा, 10 यानी कि यहां पर 36 सेकेंड। 36 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 38 नंबर क्वेश्चन। एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में धारा के विपरीत दिशा में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में 90 मिनट कम लेती है।
हमें कह रहा है कि यदि शांत जल में यानी कि नाव की ओरिजिनल स्पीड 10 है तो स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा। एक काम करो ना, यहाँ पर भाई स्ट्रीम के स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने स्ट्रीम के फेवर में और स्ट्रीम के अगेंस्ट डिस्टेंस ट्रेवल की है। स्ट्रीम के फेवर में आप 36 किलोमीटर गए हो और आप अगेंस्ट में भी 36 किलोमीटर गए हो। आप फेवर में 36 किलोमीटर गए ना, तो यहाँ स्पीड काम करेगा नाव प्लस धारा, यानी कि 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई की स्पीड काम करेगा। जब आप अगेंस्ट जाओगे, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ठीक है। आप जब अगेंस्ट जाओगे ना तो नाव माइनस धारा ये वाली स्पीड काम करेगा। और हमें कह दिया कि सर ये दोनों उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। कहोगे क्यों? ज़्यादा टाइम वाला को पहले लिखोगे तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा। 36 किलोमीटर अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव माइनस धारा, यही 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव प्लस धारा। अब आप यहां देख लो, ये धारा के विपरीत है, ये धारा की दिशा है, तो विपरीत में लगने वाला टाइम दिशा में लगने वाला टाइम से थोड़ा ज्यादा है। और वही कितना ज्यादा है, तो क्वेश्चन ने कह दिया 90 मिनट ज्यादा है। इसको आवर में बदल लो, ठीक है। बस अब आप सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो। ऑप्शन पुट करके भी काम कर सकते हो, क्योंकि यहां पर ये 1.5 हो गया, 1.5, ठीक है। तो अब 1.5 कैसे आएगा? अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 से तो कटेगा नहीं। y की वैल्यू क्या पुट करूं? 2.5 पुट करूं। अगर मैं 2.5 पुट करूंगा यहाँ पर, तो देखो भाई यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू पुट किया जाए जिससे कि ये हमारा कैंसिल आउट हो जाए और बिल्कुल 1.5 हमारा आ जाए। अगर हमने यहाँ पर 2 पुट की, मान लो कि यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, ठीक है, y की वैल्यू हमने 2 पुट की, ठीक है, तो हो जाएंगे 8, यहाँ पर 36, तो ये 9 और बटे कितना, 36 और बटे 8 होगा ना, 9 चौको 36 और 2 चौको 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 3 36, 4.5 में 3, बिल्कुल 1.5 वेरीफाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्ट्रीम का स्पीड 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्या है, 4 मैन और 2 वोमेन, 4 मैन और 2 वोमेन में से हमें 2 मेंबर की कमेटी बनाना है। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उसमें एक वोमेन हो? अब देखो ना, 2 मेंबर्स कमेटी बनाना है और उसमें नेसेसरी है कि एक वोमेन होना चाहिए। अब 2 मेंबर की कमेटी बनाएंगे और एक अगर वोमेन होगी तब तो एक मेन होगा, है ना। तो सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल दो इस इवेंट का। क्या? अब 2 लोगों की कमेटी बनाना है जिसमें एक वोमन है, एक अगर वोमन है तो एक मेन में से होगा, एक मेन में से होगा तो 4C1 होगा, और एक वोमन में से होंगी तो 2C1 होगा। लेकिन हमें 2 मेंबर की कमेटी किस में से बनाना था? टोटल 6 लोगों में से, तो 6C2 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, ये 4 ये 2 हो गया, और 6 5 30 का आधा ये हमारा 15 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आधा कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, 1200 रुपए का एक वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा अगर चक्रवृद्धि संयोग, अगर ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित हो रही हो। अब देख भाई, अगर यहां पर ये हाफ ईयरली हो रहा होगा ना, पहली बात तो ये समझ, अगर हाफ ईयरली हो रहा होगा तब तो 10% रेट काम तो करेगा नहीं, तब तो यहाँ पर रेट कितना काम करेगा जी, 5% काम करेगा, ठीक है, 5% काम करेगा। तो यदि रेट यहाँ पर 5% काम करेगा तो CSI का अंतर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं 2 साल के CSI का अंतर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R/100 की होल स्क्वायर। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितने हैं, 1200, अगर 5 हम यहाँ पर रखते हैं तो 5/100 यानी 1/20, इसका मतलब है 1/400। रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 3, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा 3, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आज का यहीं पर डिस्कशन ओवर हो गया, कल मिलेंगे फिर एक नए सेट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी से प्रार्थना है कि आपकी तैयारी लगातार जारी रहे बिना किसी डिस्टरबेंस के। हम कल धीरे धीरे, आप देख रहे हो कि
आपके गुरुजी आप पुराने अवतार में आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये पुराने अवतार में आता जाएगा आपके लिए बेनिफिट होता जाएगा। ठीक है, और क्या भी बेनिफिट नहीं है, अभी भी बेनिफिट है, आगे भी होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।